पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। इसमें सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास ही नहीं तो मिलीनियर्स भी देश छोड़कर जा रहे हैं और लाखों जाना चाहते हैं। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है जो देश छोड़ चुके हैं। ये हमें वो रियलिटी दिखाता है जहां भारत में रहना अब कई लोगों को मजबूरी जैसा लगने लगा है। सवाल ये नहीं है कि लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं, असली सवाल ये है कि भारत में ऐसा माहौल बना कैसे जहां रहना लोगों को अनसेफ, अनसर्टन और इमोशनली एग्जॉस्टिंग महसूस होने लगा है। बतौर अर्जुन आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि मैं क्या करूं, यहीं इसी द्वंद्व में फंसा रहूं कि इसी तरह से आपकी तरह समाज में धीरे धीरे ही करके ऐसे ही घुटते पिसते एक बदलाव लाऊं, या यूरोप या किसी भी विकसित अन्य राष्ट्र में चला जाऊं और सुकून से अपना और अपनी अगली पीढ़ी का जीवन अच्छे से निकालूं। वैसे आपको जो भाव उठ रहा है वो यदा कदा मुझे भी उठता है, ठीक है। If we are facing misery, why should not we left the citizenship? If I will get the chance there, and which I am thinking about, I will definitely leave the citizenship. In 2022, around 1.8 million people ended up leaving Indian citizenship. So, what's your immediate reaction to this? I think some people leave India just because they want a better paying job. They have better living standards than us actually. अब ये सवाल और गहरा हो जाता है कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे उम्मीद छोड़ते जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा कारण इंडिया का टैक्स सिस्टम माना जाता है। इंडिया में टैक्स इतनी अजीब तरीके से वसूला जाता है कि कई लोगों को ये समझ ही नहीं आता, और जिन्हें समझ आता है या तो वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर इंडिया छोड़ने की बात करते हैं। इंडिया में टैक्स सिस्टम सभी वर्गों के लिए एक जैसा नहीं है। सैलरीड लोग, रिच मिलीनियर्स, मिडिल क्लास और गरीब, हर किसी से अलग अलग तरीके से टैक्स वसूला जाता है। इसलिए इंडियन टैक्स को गरीबों को गरीब और अमीरों को और अमीर बनाने वाला टैक्स सिस्टम कहा जाता है। अब आप मानिए आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। जब इतना टैक्स देने के बाद भी लोगों को बदले में खराब सड़कें, ट्रैफिक का शोर, धुआं और अव्यवस्थित जीवन मिल रहा है, तो कंपैरिजन अपने आप फॉरेन कंट्री से होगा, जहां क्लीन रोड्स, पीस, बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर लाइफ दिखाई देती है। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है कि भारत पिछड़ता जा रहा है? जवाब है नहीं। इसके पीछे समस्याओं की एक लंबी लिस्ट छुपी हुई है जो लोगों को धीरे धीरे अपने ही देश से दूर धकेल रही है। जब लोग भारत छोड़ने के रीजंस पर बात करते हैं तो अक्सर सड़कें, नौकरी और सैलरी तक ही चर्चा सीमित रह जाती है। लेकिन असली बेचैनी उन चीजों से पैदा हो रही है जो हर दिन इंसान की जिंदगी को चुपचाप खोखला कर रही है। उसमें सबसे पहला आता है पर्यावरण और सफाई का सवाल, जिसे हमने सालों से नॉर्मल मानकर स्वीकार कर लिया है। स्कूल चमचमा रहा है और इसके ठीक बाहर आप सांस नहीं ले सकते, इतना ज्यादा कूड़ा जो है पूरे इलाके में। एक बार घुमा के दिखा दो, यहाँ कूड़ा भी पड़ा हुआ है, यहाँ पानी भी भरा हुआ है और डेली यहाँ पे कूड़ा पड़ रहा है, पड़े ही जा रहा है। हमारे लिए किसी भी पब्लिक प्लेस पर कचरा मिलना बहुत आम बात है, लेकिन फॉरेनर्स के लिए ऐसा नहीं है। फॉरेनर्स इसे लेकर एक गेम खेलते हैं, एक्सप्लोरिंग इंडिया अंटिल इट्स अगली। इसमें वो क्या करते हैं कि वो गूगल अर्थ में जाते हैं और इंडिया के किसी भी पार्ट को जूम करके देखते हैं कि वहाँ पर कचरा है या नहीं, और अगर उन्हें कचरा मिला तो गेम वहीं पर एंड। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि हमारी उस सच्चाई का आईना है जिसे हम रोज देखकर इग्नोर करते हैं। कई फॉरेनर्स तो वीडियो बनाकर ये क्लियरली बताते हैं कि आपको इंडिया क्यों नहीं आना चाहिए। Eternal noise. The whole city is covered by the dust. The problem is the hygiene. Another trap. India failed as a country. So in this episode, I will tell you all the reasons why I will never come back to India again. भारत अपनी कल्चरल हेरिटेज, हिस्ट्री एंड डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद हमारा वेस्ट मैनेजमेंट इतना कमजोर क्यों है? ये सवाल कभी भी गंभीरता से पूछा नहीं जाता। यहाँ गटर के ऊपर घर बने हैं, लोग कूड़े के पास बैठकर खाना खाते हैं और शहरों के बाहर कचरे के पहाड़ खड़े हैं। ये सिर्फ लोगों की लापरवाही नहीं है, बल्कि सिस्टम फेलियर और सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई,
हर बार हर 15 दिन में जाके करे जाना पड़ेगा भाई। आज भारत पूरी दुनिया के लिए एक सस्ता डस्टबिन बन चुका है। हर साल रिसाइकलिंग के नाम पर करीब 60 लाख टन कचरा इंडिया इंपोर्ट किया जाता है। पिछले 2 सालों में कागज के कंटेनरों में छुपाकर 5 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा भारत लाया गया। अब सवाल ये है कि जिस देश में खुद का कचरा संभालने की कैपेसिटी नहीं है, वो दुनिया का कचरा क्यों संभाल रहा है? अगर जमीन के प्रदूषण से नजर हटाकर हवा की बात करें तो तस्वीर और भी खराब है। ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 से 100 के बीच में हो तो उसे ठीक माना जाता है, लेकिन दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा जैसे इलाकों में ये इंडेक्स 300 से 500 के बीच पहुंच चुका है। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 100 शहरों में से 80 से ज्यादा शहर भारत के हैं। WHO के अकॉर्डिंग एयर पोल्यूशन से पूरी दुनिया में हर साल 65 लाख लोगों की मौत होती है, जिनमें से 26% मौतें अकेले भारत में होती है। यानी सिर्फ खराब हवा की वजह से भारत में हर साल करीब 17 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। अगर किसी तरह साफ हवा मिल भी जाए तो प्लेट में रखा खाना हमें बीमार कर देता है। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा फूड अडल्ट्रेशन का। सर, बाजार में प्योरिटी का लेबल लगाकर, फर्जी लेबल लगाकर खुलेआम जहर बेचा जा रहा है। आटे में स्टोन पाउडर मिलाया जा रहा है, मसालों में केमिकल्स और हीट का पाउडर मिल रहा है, दूध सिंथेटिक हो चुका है और पनीर पाम ऑयल और चूने का मिश्रण बन गया है। कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती और सब्जियां तक केमिकल से भरी हुई है। जो चीजें कई फॉरेन कंट्रीज में पूरी तरह से बैन है, वो भारत में बिना किसी रोक टोक के बेची जाती है। यहीं पर सवाल उठता है कि आखिर सरकार ऐसे पदार्थों पर सख्त नियम क्यों नहीं लगा रही, जो सीधे तौर पर लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटा रहे हैं। आज इंसान न हवा पर भरोसा कर सकता है और न खाने पर, इसलिए उसके अंदर असुरक्षा अपने आप पैदा हो रही है। अब रोड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखिए। भारत में रोड और हाईवे से जुड़े टैक्स की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। पहले हम इनकम टैक्स इनकम से जब गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी, रोड टैक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। इसके बाद जब पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं तो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, रोड डेवलपमेंट सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। और इसके बाद जब हम हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो टोल टैक्स भी हमसे वसूला जाता है। लेकिन इतना टैक्स भरने के बाद हमें मिलता क्या है? चांद में उतने गड्ढे ना हो जितने गड्ढे इस सड़क में यहाँ पर सालों से बने हुए हैं। नाले ऊपर है, रोड नीचे हो रखा है। नरक है, नरक नरक नरक। बुरा हाल है। सरकार और प्रशासन कोई ध्यान नहीं है। आधी दिल्ली की हालत यही है। रेखा गुप्ता जी को बोलोगे ये नहीं दिखता क्या, सिर्फ अवैध कब्जा ही नजर आता है उनको। रोहतक रोड की सड़कों के सामने पेरिस और लंदन की सड़कें फेल हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं चल रहा। कहा जाता है कि भारतमाला प्रोजेक्ट इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल कर रख देगा। 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहा है और ऐसे लाखों करोड़ के काम 10,000 20,000 में 1 मिनट में सैंक्शन। मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं। हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे फटाफट। मेरा मॉडल ऐसा है कि मेरे पास ऐसी जैसे बरसात गिरती है वैसे पैसे गिरते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल की रियलिटी बिल्कुल अलग है। 2023 में भारतमाला परियोजना पर सीएजी की एक रिपोर्ट आई। ये एक हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसके अंडर द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार होना था। इसमें एस्टिमेट था कि ये हाईवे लगभग 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पर बनेगा, पर लगे कितने 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, मतलब लगभग 14 गुना ज्यादा। 450 करोड़ में मंगलयान मार्स पर पहुंच गया था, लेकिन उसमें यहाँ सरकार सिर्फ 2 किलोमीटर रोड बना रही है। और ये तो कुछ भी नहीं है। भारतमाला प्रोजेक्ट में जो एस्टिमेट रकम थी उसमें भी 58% से ज्यादा की लागत लगी। अब इस करप्शन का नतीजा तो आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। तो सिर्फ 1 साल के अंदर टारकोल पिघल गया है, सड़कों पर गड्ढे बढ़ गए हैं और कई जगह तो सड़कें पूरी तरह से धंस चुकी है। ये भारतमाला हाईवे है, अभी हाईवे नया बना है, भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे, जामनगर से अमृतसर हाईवे। ये काम देखो, भ्रष्टाचार देखो हाईवे का। और गडकरी साहब को भी बोलो कि थोड़ा देखो, और ये लोगों का काम कितना का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूरा रोड टूटा हुआ है, अभी नया बना है, 1 साल भी नहीं हुआ स्टार्ट हुए रोड को, 5-6 महीने हुआ है खाली चालू हुए रोड को, और पूरा रोड टूट गया है।
देश भर की ज्यादातर सड़कों का यही हाल है। इन खराब सड़कों की वजह से हर दिन रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। लाइव बना रहे, हम गिट्टी के मारे बना रहे थे। सिर्फ 2023 में देश भर में 48 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 17 लाख लोगों की जान गई। यानी हर घंटे 55 दुर्घटनाएं और हर 3 मिनट में 1 मौत। पुलों की हालत तो और भी खराब है। पिछले 4 सालों में 170 पुल गिर चुके हैं, जिनमें 202 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ट्रेन यात्रा भी इससे अलग नहीं है। भारतीय रेलवे में सफर करना आज किसी संघर्ष से कम नहीं है। टिकट बुकिंग से लेकर यात्रा खत्म होने तक यात्री को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखो, टिकट बुकिंग प्रॉब्लम, तत्काल टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें हमेशा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है। फिर ई टिकट एरर और पेमेंट फेलियर, रिफंड में देरी, खराब ग्राहक सेवा, साफ सफाई, खराब खान पान, ट्रेन टाइम पर नहीं आती, ओवर क्राउडेड होती है और ट्रेन में सीट मिलना किसी वॉर से कम नहीं है, चाहे आपके पास रिजर्वेशन क्यों ना हो। इतनी प्रॉब्लम से लड़ने के बाद जब आपको किसी तरह सीट मिलती भी है, तो बैड मैनेजमेंट, पुराने ट्रैक्स या पुलों के कारण ट्रेन किसी दुर्घटना का शिकार ना बन जाए, ये डर हमेशा सताता है। Cargo trains are operating again in India following the country's deadliest rail accident this century. At least 275 people were killed, more than 1,200 were injured in Balasore. A passenger train hit a stationary freight train, jumped the tracks, and hit another passenger train heading in the opposite direction. पिछले 5 सालों में 200 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए और इसमें 351 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इसके बावजूद भी मैनेजमेंट में कोई खास बदलाव नहीं किया गया, बल्कि हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एसी कोचेस के लिए ब्लैंकेट का इनॉग्रेशन करते हैं और इस खबर को मीडिया में एक बड़ी उपलब्धि बताया जाता है। इन सब के बीच आज लोग देख रहे हैं कि रियल इश्यूज पर ध्यान देने के बजाय छोटी छोटी चीजों को बड़ी उपलब्धि की तरह पेश किया जा रहा है, इसलिए भरोसा और भी टूट रहा है। धीरे धीरे आज ये एहसास गहराने लगा है कि सिस्टम आम इंसान की जिंदगी को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने में पूरी तरह से नाकाम हो गया है। जब इस देश में हवा, पानी, खाना, सड़क और सफर तक भरोसेमंद नहीं है, तो आप अपने आप से एक और सवाल पूछो, अगर बीमार पड़ गए तो क्या इलाज मिलेगा? और अगर बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हो तो क्या सिस्टम उन्हें संभाल पाएगा? यहीं से भारत के हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम की असली तस्वीर सामने आती है। भारत के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत किसी से छिपी नहीं है। कई जगह हॉस्पिटल्स किसी हेल्थ सेंटर से ज्यादा रेलवे स्टेशन जैसे लगते हैं। क्या वो बेड नहीं मिला क्या? बेड नहीं मिला, इनको भी बेड नहीं मिला? बेड नहीं मिला, मतलब मैं इसको आईसीयू कह भी नहीं पा रहा हूँ। अगर आईसीयू ऐसा है तो यहाँ पे कौन सा इंटेंसिव केयर होता होगा, ये मुझे नहीं पता। स्ट्रेचर पर मरीज पड़े हैं, उनके रिश्तेदार जमीन पर बैठे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर इधर उधर रखे हैं और वॉशरूम एंड टॉयलेट्स की भारी कमी है। कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में महिला डॉक्टर वॉशरूम यूज करना अवॉइड करती है, क्योंकि उनके लिए अलग और सुरक्षित सुविधाएं तक मौजूद नहीं है। ये सिर्फ असुविधा की बात नहीं है, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का भी सवाल है। बड़े गर्व से कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। लेकिन ये वीडियो देखो, महिला ही है, कोई इनका देखभाल करने वाला नहीं है। This woman had to deliver her child on the floor of a government hospital in Uttar Pradesh's Balia district on 24th May. इसमें एक महिला अपने बच्चे को हॉस्पिटल के फर्श पर जन्म दे रही है। ना उन्हें हॉस्पिटल से कोई सुविधा मिली, ना उन्हें बर्थिंग रूम मिला। ये बात तो छोड़ दीजिए, उनके पास कोई फीमेल डॉक्टर या नर्स तक मौजूद नहीं है। ये हॉस्पिटल्स की रियलिटी है। भारत में हेल्थ सिस्टम फेल होने का सबसे बड़ा रीजन अंडर फंडिंग, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल स्टाफ की भारी कमी और सिस्टमेटिक फेलियर है। जीडीपी के हिसाब से इंडिया का हेल्थ एक्सपेंडिचर दुनिया के सबसे लोएस्ट लेवल में आता है। भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.5% ही हेल्थ पर खर्च करता है, जबकि WHO कम से कम 5% खर्च करना रिकमेंड करता है। रूरल एरियाज में तो कंडीशन और भी खराब है, जहां 80% तक स्पेशल डॉक्टर्स की
कमी है। वहाँ किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज नहीं, सीधे रेफरल थमा दिया जाता है। सोचो, जिस देश में बीमारी से ज्यादा डर सिस्टम से लगने लगा हो, वहाँ लोग खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? सरकार डॉक्टर सीट्स बढ़ाने की बात तो करती है, लेकिन सवाल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट का क्या होगा? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो युवा डॉक्टर बनने का सपना लेकर एग्जाम देते हैं, उस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी कितनी है? नीट स्कैम याद है? जिस एग्जाम पर लाखों करियर डिपेंड करते हैं, वही पेपर लीक की खबर ट्रेंडिंग थी। बिहार पुलिस ने पहले 13 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया और इसके बाद इसके मास्टरमाइंड को पटना से अरेस्ट किया। इसके बावजूद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कम से कम 3 बार ये कहा कि 2024 नीट एग्जाम में कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। यही कॉन्ट्रडिक्शन स्टूडेंट्स के माइंड में ट्रस्ट की जगह डाउट, कंफ्यूजन और गुस्सा भर देता है। ये समस्या सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है। पिछले 10 सालों में पेपर लीक के 89 मामले सामने आए हैं, जिनमें कम से कम 6.5 करोड़ उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। अगर एजुकेशन के लोअर लेवल पर बात करें तो तस्वीर और भी चिंताजनक है। पिछले 10 सालों में 90,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद किए जा चुके हैं। कई गवर्नमेंट स्कूल तक बच्चों के लिए प्रॉपर रोड्स तक मौजूद नहीं है। मिड डे मील के नाम पर बच्चों को सिर्फ नमक और चावल दिया जाता है। बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, टॉयलेट्स और वॉशरूम नहीं है, टीचर्स की भारी कमी है और मिड डे मील जैसी स्कीम्स के नाम पर बच्चों के हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। दोपहर का खाना बच्चों के लिए होता है, लेकिन गोरखपुर में बच्चों की थाली तक पहुंचने से पहले ही खाने में कीड़ा रेंग रहा था। सवाल तो उठा, लेकिन जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल की फीस हर साल बढ़ती जा रही है। कोचिंग की फीस लाखों में पहुंच चुकी है। कॉलेज में एडमिशन महंगा है और ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे माहौल में मोटिवेशन अपने आप खत्म होने लगता है, क्योंकि भारत आज वो देश बन गया है जहां आपका फ्यूचर मेरिट नहीं, सिस्टम डिसाइड करता है। इन्हीं सिस्टम फेलियर का एक खौफनाक नतीजा ये है कि भारत आज स्टूडेंट सुसाइड के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आता है। NCRB के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 सालों में स्टूडेंट सुसाइड के मामलों में 65% से ज्यादा का जंप हुआ है। भारत में औसतन हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। सिर्फ 2022 में ही करीब 13,000 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली। इसके पीछे मेन रीजन है एक्सट्रीम कंपटीशन, पेपर लीक्स, हाई फीस, कोचिंग माफियास और जॉब अपॉर्चुनिटीज की भारी कमी। 2014 में PM मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। आज हालात ये है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देना तो दूर, केंद्र और राज्य सरकारों में कुल मिलाकर 60 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भरा तक नहीं जा रहा। इस मुद्दे पर ना तो सरकार गंभीर दिखाई देती है और ना ही मीडिया सवाल उठाता है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखाता है? भारत को एक डेवलपिंग सुपर पावर के रूप में पेश किया जाता है। GDP के आंकड़े बड़े दिखाए जाते हैं। टीवी डिबेट्स में असली मुद्दों की जगह हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान जैसे विषय छाए रहते हैं। पिछले 1 साल में करीब 600 से 700 टीवी डिबेट्स हुई, जिनमें 250 से 300 धर्म पर, 150 से 200 जाति पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 50 से 70 और एजुकेशन पर सिर्फ 40 से 50 डिबेट्स हुई। मीडिया को डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है, लेकिन जब यही पिलर कमजोर पड़ जाए तो पूरी इमारत का गिरना तय हो जाता है। जब एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पर बात ही नहीं हो रही तो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन क्या बचता है? सालों की मेहनत, भारी कोचिंग फीस, मेंटल स्ट्रेस, पेपर लीक्स और फिर नौकरी की अनिश्चितता। इन सब के बीच स्टूडेंट्स धीरे धीरे फॉरेन जाने की ओर देखने लगे हैं। वहाँ फीस ज्यादा है लेकिन वैल्यू भी ज्यादा है। यहाँ डिग्री तो मिल जाती है लेकिन उसकी वैल्यू अनिश्चित रहती है। इसी वजह से 2015 के बाद से स्टडी अब्रॉड के मामलों में करीब 60% का जंप देखा गया है। कुछ स्टूडेंट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स और टीचर्स अपने हक की मांग करते हैं तो हमारी सरकार उन पर लाठियां बरसाती है। पुलिस देखिए बल प्रयोग कर रही है। अब जो है कि उधर बच्चों को खदेड़ कर मारा जा रहा है, दौड़ा के भगाया जा रहा है।
पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है। पुलिस बिहार में रविवार को जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। बिहार पुलिस ने जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन और सुपर हीरो की तरह लाठियां भांजी, उससे एक बात तो साबित हो गई कि बिहार पुलिस लाठियां चलाने में तो नंबर 1 है। पुलिस के अधिकारियों ने फिल्मी स्टाइल में पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। टीचर्स का हाथ तोड़ा गया, मतलब इतने बुरे तरीके से। और ये सबसे बड़ी चीज है, अच्छा एक बात को गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा, क्या सिस्टम बदल जाएगा? ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स पर लाठियां बरसाई जा रही है और उन्हें इस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है। जब एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट जैसे बेसिक सवालों पर आवाज उठाने वालों को दबाया जाने लगता है तो सवाल सिर्फ सिस्टम का नहीं रह जाता, बल्कि डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बन जाता है। आज सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हर क्षेत्र में समस्याएं बढ़ रही है, जिसे लेकर आम नागरिक इसके विरोध में कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं। चाहे वो किसान आंदोलन हो, CAA NRC हो, लद्दाख रैली, वक्फ विवाद, विमेन सेफ्टी, रेसलर प्रोटेस्ट, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, दिल्ली प्रोटेस्ट, मणिपुर प्रोटेस्ट, कश्मीर प्रोटेस्ट, सेव अरावली मूवमेंट हो या फिर UVAPA के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, आज भारत में ऐसी कई समस्याएं हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इन मुद्दों को पूरी तरह से इग्नोर करता है। और अगर कोई छोटा पत्रकार इन मुद्दों को उठाता भी है तो या तो वो अचानक से गायब हो जाता है या वो अचानक से मृत पाया जाता है। मुकेश चंद्राकर याद है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक सड़क भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया था और सिर्फ इसके चलते उनकी हत्या कर दी गई। ये भी इकलौता मामला नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से 28 पत्रकार मारे गए हैं या कुछ पत्रकारों को जेल में बंद किया गया है। ये आंकड़े सिर्फ पत्रकारों की सुरक्षा पर नहीं बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जो हाल जर्नलिस्ट का है वही हाल सोशल एक्टिविस्ट का भी है। 2014 से 2021 के बीच 10,000 से ज्यादा लोगों को UVAPA यानी आतंकवादी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है, जिनमें कई स्टूडेंट्स, प्रोफेसर और सोशल एक्टिविस्ट हैं। ह्यूमन राइट्स ने PM मोदी को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि भारत में मेजरली उन्हें टारगेट किया जा रहा है जो मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। UAPA एंड NSA एक्ट आतंकवादी गतिविधियां और देश की सुरक्षा को खतरा माने जाने वाले व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में रखने के लिए है, जिसका इस्तेमाल आज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वालों के ऊपर किया जा रहा है, जिसमें लोगों के भीतर डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। पसंदीदा राजनेता कौन? मुझे अभी भी इस देश में रहना है। भारत सरकार की इस कृति को लेकर ह्यूमन राइट्स ने बार बार भारत सरकार की आलोचना की और लोगों के खिलाफ जो निराधार आरोप लगाया है उसे तुरंत वापस लेकर हिरासत में लिए गए लोगों को बिना शर्त रिहा करने के लिए कहा है। लेकिन फिर भी सरकार द्वारा ये कार्यवाही की जा रही है। आज देश में एक ऐसा माहौल बन गया है जहां सरकार से सवाल पूछने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। आज देश में हालात ये है कि अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो चीनी एजेंट है, अगर किसान प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो खालिस्तानी है, अगर किसी पत्रकार ने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई तो वो चाइनीज फंडेड है, अगर आपने इथेनॉल बिल्डिंग पर गडकरी से सवाल पूछा तो आप देशद्रोही हो। पेट्रोल की कीमत आज सबसे ज्यादा इंडिया में है, जबकि उसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस लोवेस्ट पर है, लेकिन आप गवर्नमेंट से सवाल करोगे कि इसमें किसका फायदा हो रहा है तो आप सोरोस के एजेंट हो। छत्तीसगढ़ हसदेव में 17 लाख पेड़ अदानी के कोल माइंस के लिए काटे जा रहे हैं। 40% मैंग्रोव ट्री कटिंग फॉर लैंड ग्रैब इन मुंबई। देश की 1000 एकड़ जमीन अदानी को सिर्फ ₹1 पर ईयर के हिसाब से रेंट पर दी जा रही है। और अगर कोई इन मुद्दों पर सवाल उठाता है तो वो पाकिस्तान चला जाए। इसी माहौल के बीच महिला सुरक्षा का सवाल भी दबता चला जाता है। NCRB के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर दिन औसतन 172 लड़कियां लापता होती है। पिछले 3 सालों में करीब 15 लाख लड़कियां गायब हुई है। हर दिन औसतन 87 रेप केस दर्ज होते हैं और ये तो सिर्फ रिपोर्टेड मामले हैं। जमीनी हकीकत इससे कई ज्यादा डरावनी है।
मोदी जी ने महिला सुरक्षा के लिए 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी, जिसमें हमें लगा कि हर सड़क हर गली में सीसीटीवी, पुलिस और कड़ी कानून व्यवस्था होगी। लेकिन 2021 में ये रिपोर्ट पब्लिक हुई, जिसमें मोदी सरकार ने इस स्कीम पर 446 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें 80% गए टीवी एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, बसेस होर्डिंग और पोस्टर्स में, और सिर्फ 20% पैसा एक्चुअल बेटी बचाओ पर गया। मतलब सरकार के लिए विमेन सेफ्टी से ज्यादा सेल्फ प्रमोशन ज्यादा जरूरी है। हम भारत को माता कहते हैं, लेकिन आज इस भारत माता की बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। आज देश में हर क्षेत्र में समस्याएं बढ़ चुकी है, इसलिए हमें सोचना चाहिए कि इसमें किसकी गलती है। बट इसका जवाब बड़ा सिंपल है, इसमें नेहरू की गलती है। गरीबी बढ़ रही है, नेहरू की गलती। करप्शन बढ़ रहा है, कांग्रेस ने भी किया था। बेरोजगारी बढ़ रही है, कांग्रेस की गलती। रुपये की कीमत घट रही है, महिला सुरक्षा। पेपर लीक, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़े हैं, पोल्यूशन, फार्मर डिजास्टर, आर्थिक असमानता, पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। और इतना होने के बावजूद भी अगर इस पर सवाल पूछो तो एक ही जवाब मिलता है, देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 38 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं, तो देश सुरक्षित हाथों में है ये दावा भी एक जुमला ही लगता है। आज हमारी लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है जो धीरे धीरे लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या यहीं पर रहकर लड़ना बेहतर है या कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करना।